सही फोटो नहीं आ रही पर्यावरण प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया प्रेजेंट टाइम में। कोई भी ज्यादा आवाज नहीं करनी, ठीक है। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट जो पढ़ने के लिए हमने बनाया है, अपने सुविधा के लिए बनाया है। हर सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हमारी जो क्या होता है कि जो भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए। अब पर्यावरण का स्टडी जो हम लोग करने लगे हैं, लगभग जो ज्योग्राफी का मुख्य विषय हुआ करता था, आज वो इन्वायरमेंटल साइंस के रूप में, चाहे आप बीटेक करें, इंजीनियरिंग करें, बीएड करें, कोई भी विषय में पर्यावरण एक कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया है। इसका इंपॉर्टेंस इतना बढ़ गया है पर्यावरण का कि अब कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया है। बिना पर्यावरण को पास किए बीए की डिग्री आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अब ये जरूरत होगी पर्यावरण के बारे में हर व्यक्ति जाने, और हर व्यक्ति जानेगा पर्यावरण से, तो पर्यावरण कितना हमारे लिए उपयोगी है, इसको नुकसान पहुंचाने से कितना हमको नुकसान हो सकता है, इसके बारे में अंदाजा लगाना बड़ा आसान होगा। तो पर्यावरण आप लोग को बीए में जो भी पढ़ोगे, तो पर्यावरण के अनिवार्य पेपर होता है कंपलसरी, उसमें पास नहीं करोगे तो बीए का डिग्री नहीं मिलेगी। तो इसी से इसका पता चल जाता है कि पर्यावरण कितना इंपॉर्टेंट है। और क्लाइमेट चेंज, आज वैश्विक स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के बारे में चर्चा होने लगी है। राष्ट्रीय स्तर पर पुष्टि होने लगी है, समझौते होने लगे हैं कि पर्यावरण जो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, कैसे उसके बारे में रोका जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रदूषण से। ये प्रदूषण आखिर है क्या? प्रदूषण जिसमें पर्यावरण लगा हुआ है। आप जानते हैं पर्यावरण क्या है? जो हमको चारों ओर से कोई भी वस्तु हमको छोड़ के, आपका पर्यावरण है तो मैं आपके पर्यावरण का पार्ट में हो जाऊंगा, मेरे पर्यावरण का पार्ट आप सभी लोग हैं। तो हमारे पर्यावरण के पार्ट क्या है? हमको छोड़कर हमारे चारों ओर विद्यमान सभी वस्तुएं पर्यावरण का भाग है, जैविक अजैविक। यानी कि अगर मैं आपके बीच में बैठा हूं तो आप मेरे पर्यावरण के पार्ट हैं। हवा, गैस, धूप, ये सारी चीजें क्या होती हैं? पर्यावरण का पार्ट है। पर्यावरण यानी कि किसी समय विशेष स्थान पर किसी जीव को आवृत करने वाले, घेरने वाले सभी वस्तुएं, चाहे जैविक अजैविक हो, दृश्य अदृश्य हो, हवा नहीं दिखाई दे रही तो भी हमारे पर्यावरण का पार्ट है। अब ये पर्यावरण को मुख्य रूप से जो पर्यावरण के घटक हैं, इसके 3 कैटेगरी बांटी गई है: वायु, जल और स्थल। अब ये पर्यावरण के घटक हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब एक एक दोनों को करें तो वायु, जल और स्थल प्रदूषण। वायु के भी कंपोनेंट, कंपोजिशन है, संरचना है वायु की। आप सभी लोग जानते हैं वायुमंडल में जो एयर क्या होती है? एयर जो वायु होती है क्या होती है? गैसों का यांत्रिक मिश्रण, गैसों का यांत्रिक मिश्रण वायु होती है। इसके गैसों में तो इसमें गैसें कौन सी होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका हो गया क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन। ये कंपोनेंट्स हो गए हाइड्रोजन के। जल में हो गया तमाम तरह के आपके जो है सागरीय
नदी, भूमिगत और झील, तालाब जो भी हो, झील। और आप अस्तल मंडल में आपको हो गया पर्वत पठार मैदान, पर्वत पठार मैदान, तब एक पार्ट है। और इसमें प्रदूषण है क्या? प्रदूषण का मतलब होता है प्राकृतिक पर्यावरण के घटक में कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंज इसमें करते, चाहे इसको घटा दें चाहे बढ़ा दें। इनकी मात्रा फिक्स है, पहले 78%, 21%, आगे 0.9, ठीक 0.3 ऐसे है, हमसे ओजोन है, सबका परसेंटेज डिसाइड है, सबका परसेंटेज फिक्स है। तो पर्यावरण के घटक में कोई भी हम ऐसा परिवर्तन करते हैं जो अवांछनीय परिवर्तन, अनडिजायरेबल, हमने इच्छा से नहीं किया, अनडिजायरेबल चेंज करते पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करते हैं जो कि हम लोगों के हानिकारक हो, जीवों के लिए हानिकारक हो। ऐसा परिवर्तन जो जीवों के लिए हानिकारक, उसे प्रदूषण कहते हैं। एग्जाम्पल के CO2 हमारे लिए जरूरी है, CO2 पौधों के लिए जरूरी, हमारे लिए जरूरी नहीं लेकिन पौधों के लिए जरूरी है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए जरूरी है। लेकिन जब CO2 की मात्रा इसमें बढ़ जाती है, 0.33 हो गई है, तो ये क्या होता है, तब प्रदूषण हो जाएगा। ये हम पर नकारात्मक असर पड़ने लगेगा। नकारात्मक असर कैसे पड़ेगा? हमारी ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग होने लगेगी। ओजोन गैस हमारी क्या है, पर्यावरण के पार्ट है, लेकिन जैसे इसमें चेंज करेंगे, जैसे इसमें कम कर दिया हमने, किसी चीज को कम कर दिया या किसी चीज को बढ़ा दिया, तो जो कम और बढ़ाते जो नेचुरल कंडीशन है, जो नेचर ने बनाया है, हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, उसमें अगर हम कोई चेंज करते हैं, थोड़ा बहुत चेंज तो ठीक है, अगर ज्यादा चेंज करते हैं तो फिर वो हमको नुकसानदायक नुकसान पहुंचाने लगती है और वो हो जाता है प्रदूषण। उसी को बेसिक कंडीशन जो हमको नुकसान पहुंचाने लगता है जीवों को, वही प्रदूषण हो जाता है। कोई भी चेंज चाहे कम करें चाहे उसमें ज्यादा करें, तो साधन की मात्रा बढ़े। अब यहाँ पे CO2 की मात्रा बढ़ने से प्रदूषण हो जा रहा है और यहाँ ओजोन की मात्रा कम होने से, ओजोन की मात्रा घट गया तो ओजोन छिद्र हो जाता है, ओजोन छिद्र हो जाता है क्या हो जाता है, पराबैंगनी की किरणें नहीं पाती है, वही तरह एयर पोल्यूशन हो गया। पर्यावरण के किसी भी घटक में जो नेचुरल कंडीशन है, कोई भी उसमें जोड़ घटाव करते हैं, हम उसमें ऐड करते हैं, प्लस करते हैं या उसमें माइनस करते हैं, घटाते हैं या बढ़ाते हैं, हम किसी भी क्रियाविधि से, वो हमारे लिए कुछ हद तक तो एक सहनशील है, लेकिन उससे ज्यादा एक सीमा से ज्यादा कर देते हैं तो हमारे लिए वो नुकसानदायक हो जाता है, फिर उसी को हम लोग पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अब वायुमंडल में देखिए डस्ट भी होती है, वायुमंडल में क्या होती है, डस्ट होती है। डस्ट में क्या होता है, एक परागकण होते हैं, परागकण होते जो ये फूलों से परागकण होते हैं, और ये आपका सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मटेरियल होते हैं, धूल कण होते हैं, धुएं के कण होते हैं, गैसों के कण होते हैं। अब इनके होने आवश्यक है, धूल कण डस्ट वायुमंडल में हवा में होना आवश्यक है, क्योंकि वर्षा के लिए जरूरी है, क्योंकि हाइड्रोस्कोपिक का काम करते हैं, इसी के आसपास संघनन की क्रिया होती है। लेकिन जब इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, हम विभिन्न क्रियाओं पर इसकी मात्रा बहुत बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है, तब ये प्रदूषण कर जाता है। वही डस्ट जब एक सीमा से ज्यादा हो जाती है, डस्ट पर्यावरण में आवश्यक है, क्योंकि वर्षा में डस्ट सहायक होते हैं एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन में गैस, धूलकण, एरोसोल, जलवाष्प, ये क्या है, ये पार्ट है, हमारे लिए जरूरी है। लेकिन जब इसमें हम बढ़ा देते हैं डस्ट को, तो क्या होता है, हमारे लिए प्रदूषण बन जाता है, और वो प्रदूषण काम करता है, फिर हम सांस लेते हैं, फेफड़े में जाता है, फिर हमको सांस संबंधी तमाम बीमारियां होती है। जल में देखिए, अगर जल को प्रदूषण कहेंगे, जल जिसको वायु प्रदूषण कहते हैं, वायु प्रदूषण कोई भी प्रदूषण वायु में चेंज करते हैं, उसके किस किस घटक में, भौतिक, जैविक, रासायनिक संघटक में परिवर्तन, किसी भी पर्यावरण के किसी भी घटक के, चाहे उसके भौतिक स्वरूप हो, रासायनिक हो, कंपोजिशन में कोई भी चेंज हम करते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है। जल में हम लोग चलते हैं, एक जगह हमारा नदी का जल है, जल में इसमें भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं। भौतिक अवस्था में क्या परिवर्तन कर रहे हैं लोग, उसमें गर्म पानी डाल देते हैं, सपोज दैट हमने उसमें गर्म पानी डाल दिया, जब गर्म पानी डाल दिया तो बहुत सारे जीव क्या होंगे, मर जाएंगे। भौतिक कंडीशन में अगर गर्म डालेंगे तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक बहुत सारे ऐसे हैं जो रासायनिक केमिकल उर्वरक लोग डालते हैं, रासायनिक उर्वरक डालते हैं,
कीटनाशक डालते हैं, पेस्टिसाइड वगैरह डालते हैं, वो इसमें मिल जाता है। उसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है जल में, साबुन का झाग आपको होता है, वो रासायनिक परिवर्तन जल में हो जाता है, फिर वो भी प्रदूषण हो जाता है। जैविक संगठन में जल में बहुत सारे जीव होते हैं, और जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, शैवाल होते हैं, जो किस्मों पर साफ किए रहते हैं। अब उसे बहुत सारी मात्रा में शैवालों की वृद्धि हो गई, शैवाल वृद्धि हो गई, जल की वृद्धि हो गई, तो उसके जैविक घटक में परिवर्तन हो गया, प्रदूषण हो जाता है। स्थल मंडल में इसी तरह का है। स्थल मंडल विशेषकर सॉइल है, मृदा है, मृदा के किसी भी घटक में जब हम परिवर्तन करते हैं तो प्रदूषण हो जाता है। कोई भी ऐसा परिवर्तन, चाहे वो कम करे चाहे ज्यादा करे, जो हमारे लिए हानिकारक हो, जीवों के लिए हानिकारक हो, सभी सजीव जगत के लिए हानिकारक हो, वो प्रदूषण होता है। गर्म पानी अगर डाल दिए किसी फैक्ट्री से, जैसे आपका ये बिजली बनती है, एनटीपीसी वगैरह है, एनटीपीसी से यहाँ पे क्या होता है, पानी को गर्म किया जाता है, भाप बनती है, फिर टरबाइन बनता है, बिजली बनती है। तो एक गर्म पानी निकलता है, अगर नदी में छोड़ हम देते हैं तो नदी में क्या होता है, खौलता हुआ पानी जाएगा, तो उसमें बहुत सारे जीव होते मर जाएंगे, शैवाल मर जाएंगे, मछलियां मर जाएंगी, तो जीवों के लिए नुकसानदायक हो गया। मछलियों पर डिपेंड है, बहुत सारे जीव हैं, और पक्षी हैं, मनुष्य भी है, मछली भी, फिर वो प्रभावित होगा कि नहीं होगा डायरेक्टली। तो गर्म पानी डालना क्या हो गया, उसके भौतिक अवस्था परिवर्तन के फिर वो जल प्रदूषित हो गया, बहुत सारे बैक्टीरिया इसमें बढ़ गए, बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ गई, तो प्रदूषण होता है जल की मात्रा। अब जो एजेंट, ये तो प्रदूषण हो गया, एक अवस्था है प्रदूषण, जो एक कारक होता है जो इसमें परिवर्तन लाता है उसको प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण किसे कहते हैं, जो इसमें परिवर्तन लाता है। एक एजेंट होता है, चेंज लाया, जैसे एयर है, अब वायु प्रदूषण में कोई एक ऐसा घटक हम इंसर्ट कर देते हैं, जैसे CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हमने क्या डाला इसमें, इंसर्ट कर दिया वायुमंडल में, हमने इसको प्रवेश कराया या हमारे किसी भी कारण से इसमें चला गया, तो ये जो चेंज करा ये क्या हो गया, प्रदूषण हो गया। अगर CO2 की मात्रा बढ़ रही है, CO2 के कारण प्रदूषण हो रहा है, तो CO2 क्या हो गया, प्रदूषक, पोल्यूटेंट। इसी तरह का हम CO2 की जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल बढ़ा देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर चले गए तो आपको दम घुट जाता कर जाते हैं, ये क्या है, प्रदूषण हो गया। तो प्रदूषण क्या होते हैं, जो किसी स्टेज में परिवर्तन लाते हैं, जो कारक होते हैं, एजेंट का काम करते हैं, ये प्रदूषक होते हैं। ये प्रदूषण होता है, एजेंट इसे कहलाते हैं। और पर्यावरण का कोई भी सामान्य रचक, कंपोनेंट्स, देखिए आवाज आ रही, इसमें भी कोई भी कंपोनेंट्स पार्ट, जैसे CO2 है, इसको रचक कहेंगे, रचक या इसकी रचना करने वाला पार्ट है कंपोनेंट्स, अपने सांद्रण से, सामान्य सांद्रण स्टोरेज से अगर अधिक हो जाता है तो वो हानिकारक हो जाता है। अभी यही बात मैं कह रहा था, अगर CO2 की मात्रा 0.03 से बढ़कर 0.33 हो जाए, तो क्या हो गया, अपने सामान्य स्तर से ऊपर बढ़ गए, अब ये CO2 प्रदूषक हो जाएगी। हमें डस्ट की आवश्यकता होती है, डस्ट अगर वायुमंडल में है, धूलकण, तो ये हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि वर्षा कराने में सहायक होते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं, क्योंकि हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का कार्य करता है। आवर्तक दाढ़ी नाभिक, इसमें आवर्तक
सही पकड़ डालो जरा इसमें, इको बढ़ा दो। ये काम करते हैं, लेकिन ये प्रदूषण कब बन जाएगी? जब इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, डस्ट की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है वायुमंडल में। एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है जिसको नापा जाता है, अपने मोबाइल पर जो मौसम वाला वेदर मैप वाला होता है उसमें आप देख सकते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। दिल्ली में जो प्रदूषण होता है 300-400 हो जाता है, इसमें हर दो घंटे का 50 के आसपास है, 50 आसपास है। दिल्ली में जो जल्दी जाड़े दिन है 400 हो जाता है। इसमें दो कैटेगरी होती है, एक 10 माइक्रोमीटर का होता है, एक होता है 2.5 माइक्रोमीटर। 10 माइक्रोमीटर का अब देखिए, ये जस्ट प्रदूषण उस समय तक नहीं है जब तक एक सीमा तक जितनी आवश्यकता होती है, जैसे उससे ज्यादा होगी तो प्रदूषण हो जाएगी। तो इस डस्ट दो तरह की होती है, 10 माइक्रोमीटर जिनकी साइज होती है डायमीटर, और 2.5 माइक्रोमीटर। 10 माइक्रोमीटर के वाले होते हैं तो हम सांस लेते हैं तो हमारी नाक में बाल होते हैं, छुट्टी का फिल्टर का काम करके उसमें फंस जाते हैं। लेकिन ये छोटे वाले होते हैं हमारे फेफड़े में अंदर तक चले जाते हैं और फिर वहां जाके हमको एलर्जी और सांस की बीमारियां पैदा करते हैं। अब ये क्या हो गया कि मात्रा बढ़ी, जब मात्रा ज्यादा बढ़ी तो ज्यादा इनहेल करेंगे हम, तो डस्ट हमारे फेफड़े में कम जा रही थी, उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ गई एयर में, तो हम लेंगे एयर तो उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो हमें नुकसान पहुंचाएंगे तो चेंज हो गए, प्रदूषण हो गया। कोई भी ऐसा ये प्रदूषण कोई भी पदार्थ ऐसा हो सकता है, चाहे वो जैविक पदार्थ होता है, अजैविक पदार्थ हो सकता है, ये सब अजैविक पदार्थ है, गैस है, डस्ट है, ये सब अजैविक है। जैविक पदार्थ होता है किसी भी हम वन जंगल में जैसे यूकेलिप्टस का हमने लाया अपने जंगलों में, यहाँ की यूकेलिप्टस का, वास्तव में यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है, पारिस्थितिकी आतंकवादी किसको कहा जाता है? यूकेलिप्टस। ये जंगली क्षेत्रों में लाया जाता है जहां पे पानी ऊपर रहता है, लेकिन हम लोगों ने इसको ऐसी जमीन पर लगा दिया जहां पे पानी पहले से ही कम है, और एक दिन में करीब 17 से 18 लीटर पानी खींचता है। वहां की जमीन देखिए सूखी रहती है, इतना पानी खींचता है। तो ये जब इतना पानी खींच लेगा तो बाकी को वनस्पति पौधों को अपने आसपास पकने नहीं देता है। तो हमने क्या किया, एक जो जैविक घटक है उस जैविक घटक में एक जैविक को प्रवेश करा है और उसने बाकी सजीवों को प्रभावित करने लगा, बाकी वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को जो इससे ज्यादा उपयोगी हैं उनको क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। उनकी संख्या को हमें पोषक तत्व कम मिल रहा है, पानी कम मिलेगा तो उनका विकास कम हो जाएगा। वजह क्या हो जाएगा? जलकुंभी है, आप देखिए जलकुंभी को क्या कहा जाता है वहां पे, जलकुंभी नाम सुना होगा आपने, बंगाल का आतंक कहा जाता है। इसे बंगाल की नदियों झीलों में इसको बंगाल का आतंक कहा जाता है। मतलब इतना ये जाम तालाब में जिस देखा होगा कि उसमें एंट्री करना आपको मुश्किल, निकल नहीं पाओगे, बस रह जाओगे पानी, और इतनी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ले लेती है उसके अंदर रहने वाले जीव मर जाते हैं। मछलियों के लिए डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है वो अवशोषित कर लेता है, फिर मछलियां मर जाती है। तो क्या किया हमने, इसकी जैविक घटक में परिवर्तन किया, किसी जैविक चीज को प्रवेश कराया, किसी तालाब में हमने मछली प्रवेश करा दिया जो वास्तव में उस पर्यावरण का पार्ट नहीं है, लेकिन बाहर से लाकर प्रवेश करा दिया, मतलब बाकी मछलियों को मार के खा गए। तो पर्यावरण बाकी कुछ मछलियों को जो जीवित रहने वाले हैं जीव वो प्रभावित होने लगे। तो कोई भी जीव, मनुष्य नहीं, प्रदूषण तभी होगा कि मनुष्य के साथ साथ कोई भी जीव जगत है, चाहे वो वनस्पतियां हो, सूक्ष्म जीव जंतु हो, क्योंकि सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर है। प्रकृति का खाना ऐसा है कि हर जीव एक दूसरे पर डिपेंड है। इवन आप लोग मच्छर को हमने सबसे खराब मानते हैं, लेकिन मच्छर भी कुछ मामले में उपयोगी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कीट हैं जो हमारे लिए रिसर्च नहीं हुए, हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, जो मच्छरों को खा के जिंदा रहते हैं। आपको छिपकली को देखा होगा, दीवार पर रहती है, बड़े काम की चीज है, बहुत सारे जीवों को खा लेती है, हो सकता है मच्छर को। तो प्रकृति में किसी भी जीव को हम लोग उसमें निकालते हैं या बाहर करते हैं तो उसमें डिस्टर्ब होता है। नेचर ने हमारे लिए परफेक्ट आइडियल कंडीशन बनाया है रहने के लिए, अगर हम उसमें छेड़छाड़ न करें तो हम जो भी अपनी गतिविधि द्वारा उसको चेंज करते हैं तो फिर वो प्रदूषण होगा, वो तमाम तरह की वैश्विक
की समस्याएं होती है। मच्छर हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे जैसे कीट है जिसको मच्छर को हमने सफाया करके पूरे धरती से कीट, इस कीट को खाकर रहने वाले बहुत सारे चिड़िया हैं, जीव हैं, छोड़े कुछ जीव हमारे लिए उपयोगी है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग कीटनाशक जब डालते हैं खेतों में अपने, किसको मारने के लिए, इंसेक्ट्स को मारने के लिए हमारे उसका पाउडर का छिड़काव करते हैं या जीव डालते हैं, धान के किस्मों किस्म को डाला जाता है। तो हम डालते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि कौन जीव हमारे लिए उपयोगी कौन उपयोगी है। सारे जीव मर जाते हैं, उसके कुछ अलग जीव जिनको हमने टारगेट नहीं था मारने का, लेकिन वो भी मर जाते हैं और वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। उपयोगी कैसे होते हैं, वो परागण में काम कर सकते हैं। परागण का काम करता है, जो इस पर से उड़ के जाके दूसरे पौधे में बैठेगा, तीसरे पौधे में बैठेगा, तो उसमें परागण होता है पौधों का। तो वो जीव हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन हमारे कीटनाशक से हमने तो थोक भाव सबको मार दिया। जैसे बैठे हुए हैं, हम इसने लेकर सबको मार दिया, से पता लगा हमारे कोई रिश्तेदार निकल गया, वो भी चला गया, मैं तो पहचाने नहीं है कहीं से, सभी लोग वहां खड़े हैं। तो जो टारगेट अलग से जीव होते हैं वो भी मारे जाते हैं, जो कि हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। एक बीबीसी में आर्टिकल इसमें पढ़ा था, तो मच्छर भी हमारे लिए पर्यावरण संतुलन में सहायक होता है। अच्छा, मच्छर हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन हम कौन से फायदेमंद है पर्यावरण के लिए? हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही, सारी समस्या में जड़ हम ही लोग हैं। अरे हम लोग को काट काट के मच्छर, कुछ लोग चलिए कर मनुष्य के लोग एक तरह का अनैतिक, एक तरह से अनैतिक हो जाएगा मनुष्य के जीवन के लिए, लेकिन पॉपुलेशन का कंट्रोल करनी है, वायरस कुछ पॉपुलेशन कंट्रोल किया, ये क्या बोलते हैं कोरोना, मच्छर कुछ पॉपुलेशन कंट्रोल करता नहीं करता है। मलेरिया से, डेंगू से लोग बहुत डेथ हो जाती है, पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहा है। जब आदमी नहीं करे तो प्रकृति करती है, करेगी नहीं करेगी, तो ये होता है। तो उष्मा भी हो सकता है, प्रदूषण में ऊर्जा भी हो सकती है। प्रदूषण में कोई भी जैविक अजैविक घटक, जैविक के बारे में मैंने बताया, कोई भी जीव भी प्रवेश कराने एंट्री जो उस वास्तव में पर्यावरण का पार्ट नहीं है, उसके लिए हानिकारक होता है। अजैविक में कोई भी चीज ऐसे जैसे CO2 वगैरह, CO2 है, ओजोन है, मीथेन है, आपका CFC गैस है, जो पहले बायोमोलिक्यूलर में नहीं थी, अब जा रही है, वो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। सर पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ाने के लिए जो चीता वाला प्रोजेक्ट चलाया गया है, ये प्रदूषण के फॉर्म में तो ले सकता है। चीता वाला प्रोजेक्ट, चीता वाला हमें तो लगता है दूसरे हैबिटेट से निकाल के इस हैबिटेट में लाए हैं, तो दूसरे हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में लाके लाए, तो चीतों की संख्या हम परिवर्तन उतनी ही मात्रा में करते हैं जितना प्रकृति सहन कर सकती है, सहन सीमा होती है। हमारे यहाँ बहुत सारे शेर हुआ करते थे जो हजारों की संख्या में, उसमें से एक भी नहीं है, तो 10 लाख हम प्रवेश करा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको इकोसिस्टम एडॉप्ट कर लेगा, इकोसिस्टम उसको एडॉप्ट कर लेगा। अब जिसकी क्षमता है 10 शेर की, उसमें ले जाकर 50 शेर छोड़ देंगे तो एडॉप्ट नहीं कर पाएगा। आजकल हमने शेरों का शिकार किया, चीता का शिकार किया, आज शेर और चीता होते हैं तो बहुत सारे हैं जैसे जानवर है, गाय बैल भैंस जो घूम रहे फालतू, इनको मार के खा जाते हैं। वही शेर पूर्ण नेशनल पार्क में एक उतारे हैं, किसको पूर्ण नेशनल जो पार्क है किसे छोड़ा है उधर, जिसमें पूर्ण राष्ट्रीय करके उसमें छोड़े गए थे, आप लोग खाएंगे मार के भाई। विदेशी को मतलब इंडिया में पाया ना। और जैसे कार्बन नेशनल पार्क में वहां के जो चीते होते हैं कुत्तों को बहुत खाते हैं, वहां के आसपास के कुत्तों को मार के खा जाते हैं। और कुत्तों को चीते मर गए तो क्या कि कुत्तों पे आके जितने हमारा कुत्ते को रेबीज का इंजेक्शन लगा लो, रेबीज का मर गए, उनको इंजेक्शन लगाया जाता है, तब प्रकृति का संतुलन बना। अरे कुत्ता कौन सा हल चलाएगा, खा लेगा से फालतू कुत्ते हैं तो खा लेते हैं। तो कोई भी चेंज करते हैं, वो चेंज कितना है, प्रकृति की एक सहन सीमा है। आपका हाथ मरोड़ा जा रहा है, यह सहन सीमा है हाथ मरोड़ने की। एक सीमा के बाद आप चिल्लाना शुरू करें, चिल्लाने पर टूट जाएगा, ये आप रोएंगे गाएंगे। तो नेचर की भी सहन सीमा है, उस सीमा से अधिक परिवर्तन करेंगे तो भी प्रदूषण होगा और समस्याएं होंगी, वो होंगी पर पूरे इकोसिस्टम के लिए होगी। और पर्यावरणीय समस्याएं, ग्लोबल समस्याएं, क्लाइमेट चेंज है, एसिड रेन है, ओजोन डिप्लीशन है, आपका है ग्लोबल वार्मिंग है, ये किसी एक देश तक सीमित नहीं है, पूरे ग्लोब को प्रभावित कर रही है। तो कोई भी चेंज ऐसा होता है, आपके शरीर में भी चेंज होता है, एक सीमा तक चेंज कर देते हैं। आपका हाथ ऐंठने वाला है, आप ऐंठे जब ऐंठने जाओ तो फिर एक बार तो फूटेगा ही वो। वैसे प्रकृति उतना ही ऐंठी है जितना भी वो सहन कर सके। भाई आप तो पैसा किसी का छीनना है तो ऐंठ दिए तो थोड़ा
पास आईने को पैसा दे दिया, तोड़ने की क्या जरूरत है, बस तोड़ भाई गए आईने दे दिया। तो ये प्रदूषण अब प्लस आता है एयर प्रदूषण, एयर प्रदूषण अब ये प्रदूषणों के प्रकार देते हैं। प्रदूषक समझ क्या है, वो कारक एजेंट जो उसमें घटक में परिवर्तन लाता है। अब ये प्रदूषकों के प्रकार देखिए, ध्यान दीजिए, प्रदूषण नहीं प्रदूषक, पॉल्यूटेंट्स। ये दो प्रकार होते हैं, नॉन डिग्रेडेबल जैव अनिम्नीकरण, अनिम्नीकरण है, निम्नीकरण ऐसे प्रदूषक जो जीव उसको नष्ट नहीं कर सकते। बैक्टीरिया जीवाणु हो गए जिससे प्रदूषित होते हैं, उनको आप नष्ट नहीं कर सकते। और वो प्रदूषक होते हैं जिन्हें जीवाणु नष्ट कर देते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं और वो पोषक तत्व का या पार्ट बन जाता है। खाद्य संरचना में प्रवेश कर उसका एक पार्ट बन जाता है पर्यावरण का, उसको डिकम्पोज कर देते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल जैव विघटन पदार्थ होते हैं जिसको बैक्टीरिया सड़ा गला नहीं सकती है। उसमें से एग्जांपल है अनिम्नीकरण प्रदूषक में, ये लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, लंबे समय तक उसमें पर्यावरण बने रहते हैं, नुकसानदायक होते हैं। जिससे कीटनाशी हो गया, पेस्टिसाइड, कीटनाशी पेस्टिसाइड, रबर, प्लास्टिक, और क्या हो गया आपका भारी धातु में नाभिकीय अवशेष, भारी धातु में हो गई आपकी सीसा, आर्सेनिक, पारा, ये क्या है सिद्धांत में है, इनको जो जीव होते हैं बैक्टीरिया जीवाणु के एनवायरनमेंट में इनको डिकम्पोज नहीं कर पाते। अगर एक बार पर्यावरण में चले गए, ये लंबे समय तक रहते हैं और लंबे समय तक नुकसान हो जाते हैं और हर किसी से कोई ना कोई बीमारी होती है। सीसा से आपका है तो कैंसर जनक होता है, सीसा है पेट्रोल, जो पेट्रोल मिला के जाता है कैंसर होता है। आर्सेनिक भी जहर है जो पानी के अंदर होता पीते हैं लोग पीते हैं। पारा से मिनीमाटा नाम की बीमारी होती थी, जापान में होती मिनीमाटा नाम की बीमारी होती है। तो ये ऐसे होते हैं, इनको जो जीवाणु होते विखंडित नहीं कर पाते हैं और ये पर्यावरण लंबे समय तक रहते हैं, बड़े नुकसानदायक होते हैं। प्लास्टिक तो हजारों साल तक रहती है, फोटोफिल्म होती है, और ये प्लास्टिक कितना नुकसान करती है आप लोग तो समझ रहे, इतना अभियान चलाया जा रहा है, प्लास्टिक मुक्त भारत, प्लास्टिक मुक्त चलाया जा रहा है। प्लास्टिक जब जमीन में पड़ी है तो फिल्टर करके पानी जमीन के अंदर नहीं जाने देती है, नालियां जाम कर देती है, सीवर जाम कर देता है, तमाम सारी समस्याएं प्लास्टिक के कारण होती है। इनको बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर पाती हैं, हजारों साल तक, सैकड़ों साल तक ये पर्यावरण बने रहते हैं। इसके बाद है जो जैव निम्नीकरण प्रदूषण, डिग्रेडेबल जो प्रदूषण होते हैं, बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण, इसमें जो होते हैं इनको बैक्टीरिया सड़ा गला के कुछ ही दिन में इनको पर्यावरण का पार्ट बना देती है। जैसे इसमें हो गया आपका कागज, लकड़ी का कोई जैसे सामान हो, लकड़ी का कोई सामान हो गया, कागज हो गया आपका, ये हो गया घरेलू मलजल, सीवेज हो गया, घरेलू मलजल, सीवेज और घरेलू अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट अब सब्जियां में छिलके खाना वाना जो थोड़ा बहुत बच जाता है, सब्जियों में छिलके खाना, ये क्या है सब, या तो जानवर खा जाते हैं या डाल देते हैं, सड़ गल के वो उस दिन में समाप्त हो जाता है। ये पर्यावरण में लंबे समय तक नहीं रहता है।
बायोडिग्रेडेबल। तो सबसे खतरनाक जो है बायो नॉन बायोडिग्रेडेबल जैव इंधन प्रदूषक होते हैं, वो ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये तो सड़ करके पर्यावरण का पार्ट बन जाते हैं, इनका विघटन हो जाता है। अब एक और प्रदूषण का प्रकार स्रोत के आधार पर, प्रदूषण को वर्गीकरण स्रोत के आधार पे, तो स्रोत के आधार पे प्रदूषण क्या है, इसको नोट करते जाइए आप। दो तरह के हैं, पॉइंट किसने कहा, पॉइंट सोर्स का मतलब होता है एक किसी खास बिंदु से दिखाई देता है। नगर निगम, आपका चिमनी जैसे हो गई, चिमनी मलजल वाला जो नाली होता है, इनका स्रोत दिखाई देता है। आप उसके दिमाग कर सकते हैं, परिनिश्चित कर सकते हैं स्रोत होता है। जैसे कोई फैक्ट्री की फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, ईंट के भट्टे लगे, ईंट के भट्टे की चिमनी, उससे धुआं निकल रहा है, जा रहा है, ठीक है, एक पॉइंट है, खास पॉइंट से। अगर हम किसी नदी में नाले का पानी डालें, सीधे शहर का नाले का पानी जा रहा है, एक नाले से होकर पानी जा रहा है, तो कौन सा पोल्यूशन है वो, पॉइंट सोर्स है वो सोर्स है पॉइंट, जिसको हम निश्चित कर सकते हैं पॉइंट है। नॉन पॉइंट वाले को हम निश्चित नहीं कर सकते हैं, निश्चित नहीं कर सकते हैं। सपोज दैट हम लोग कृषि क्षेत्र में हम पेस्टिसाइड डालते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं किसी क्षेत्र में, तो ये पानी के अंदर घुल के कहां जाता है, आप इसको निश्चित नहीं कर सकते। नदी में अगर पेस्टिसाइड जाता है, इसमें कीटनाशक जाता है, रासायनिक उर्वरक जाता है, नाइट्रेट हो गया, जैसे इसमें हम लोग उर्वरक डालते हैं, उसमें नाइट्रेट हो गया, तो ये नाइट्रेट पानी के अंडरग्राउंड वाटर में जाता है, और कहां से जाता है आप नहीं पहचान सकते, कि जान सकते हैं। हम जब खेतों में कोई भी उर्वरक डालते हैं तो 1/4 भाग, 25% भाग उसको पौधे नहीं ले पाते हैं, वो कहां रहता है, मिट्टी में ही पड़ा रह जाता है, और बड़े बड़े कहां जाता है, या तो अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है, या बह के ओवरफ्लो द्वारा तालाब में या झील में चला जाता है। लेकिन ये कहां से जाता है, इसको आप क्या दिमाग कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कहां से नदी में आया पानी। अगर किसी तालाब में नाइट्रेट का पानी बरसा, खेत में डालो, वो पानी के साथ बह के नदी के कहां चला गया पता नहीं चलता। तो इसको कहते हैं नॉन पॉइंट सोर्स कहते हैं। तो दो तरह के पोल्यूटेंट्स हो गए, पहला एक हो गया पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स। तभी प्रदूषण के जो स्रोत है, एक और कैटेगरी की बांटी गई है, बस एक बात ध्यान रखिए प्रदूषण के बारे में कि कोई भी परिवर्तन जो हमारे लिए हानिकारक होता है, जीवों के लिए हानिकारक प्रदूषण कहलाता है। कोई भी परिवर्तन जो हम लोग करते हैं, लेकिन आप उस परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है उसको ढूंढना पड़ेगा। एक होता है प्राकृतिक प्रदूषण, दूसरा होता है प्राथमिक प्रदूषण, तीसरा होता है द्वितीयक प्रदूषण। ये प्राकृतिक स्रोत से पहुंचता है वायुमंडल में। वायुमंडल में प्रदूषण जो होता है तो प्राकृतिक और मानव दोनों जनित होता है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 बहुत मात्रा में निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, धूल राख निकलती है। ये क्या होता है, प्राकृतिक कारण, इसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है। परागकण हो गए, तो वायुमंडल में परागकण होते हैं, परागकण होते हैं, जो ये फूल होते हैं पौधों के, इसमें परागकण होते हैं। तो इसमें एक पक्षी को कोई जो कीट बैठता है उसके ऊपर, तो उसके बच्चों में चिपट के दूसरे फूल पे चलाता है। उसमें एक पुंकेसर होता है, एक स्त्री केसर क्या होता है, स्त्री केसर पुंकेसर कहते हैं। तो पुंकेसर में होता है, पुंकेसर में जो कण होते हैं बैठ के परागकण जब जाएंगे, स्त्री केसर से बैठेगा, उसके अंदर जाएगा फूल के अंदर, वो निषेचन हो जाता है, फिर वो बीज बनता है। ये प्रक्रिया होती है, इसमें कीट बहुत योगदान देते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ कीट नहीं होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे कीट बच जाते हैं तो हाथों से छू के फूल को, इस फूल को सबको इसे छूते रहते हैं, तो हमारे हाथों से
जो परागकण चिपके रहते हैं उस पे जाके छू छू के इस फूल को छू के उस फूल को जरूरी होगा। इस तरीके से एक ही फूल में इस तरीके से पुंकेसर होते हैं, लेकिन वो दूर दूर बैठे हैं, चल नहीं सकते, बाकी जीव तो चल सकते हैं, तो कैसे परागण होगा? इसे से कैसे होगा? एयर के माध्यम से परागियों पर, और ये परागकण जो हवा में उड़ते हैं, हवा चलती है तो हमारे कुछ परागकण कुछ लोग की आपको एलर्जी होती है, किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, परागकणों से एलर्जी होती है, और परागकण की बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ जाती है वायुमंडल में तो एलर्जी की समस्या होती है। और ये बातें कहां से हैं? ये प्राकृतिक स्रोतों से आते हैं। फसलें बोते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वहां से वायुमंडल में पहुंचते हैं, ये हमारे लिए एलर्जी का कारण है परागकण पे। ये इसमें आपके जैविक पदार्थ हो गए, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड कैसे लिखा जाएगा यार, बोलिए? सल्फर डाइऑक्साइड ऐसे लिखा जाएगा। ये सब प्राकृतिक स्रोतों से निकलता है, ज्वालामुखी क्षेत्रों से निकलता प्राकृतिक। रेडियो सक्रियता हो गई, रेडियो एक्टिविटी हो गई, हमारी शब्द उपरी होती है इसमें पोटेशियम, यूरेनियम, ये कुछ ऐसे होते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ जो अपने आप जमीन में पाए जाते हैं, और जहां पे इनकी मात्रा ज्यादा हो रेडियो एक्टिव होता है। जो हमारे आप जैसे झारखंड में खान है, वहां के आसपास के लोगों को इस तरह से जहां खदानों की खुदाई होती है वहां आसपास लोगों को कैंसर होता है। ये प्राकृतिक तरीके से मिट्टी पाए जाते हैं, अपने आप रेडिएशन करते हैं, होता है। एक तो हम लोग परमाणु बम बनाते हैं, या जहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां से भी निकलते हैं। दूसरा होता है प्राथमिक स्रोत, ये तो प्राकृतिक स्रोत है, इनमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है, ये अपने आप निकलते हैं और प्रदूषण कर देते हैं, इसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है, अपने आप निकलते हैं। दूसरा जो प्राकृतिक प्रदूषण, प्राथमिक प्रदूषक है, इसमें मनुष्य का योगदान है। प्राथमिक प्रदूषक में प्राथमिक प्रदूषक होता है जो सीधे वायुमंडल में हम लोग निकाल के डालते हैं, एयर में डालते हैं, और उसमें पहले लेवल का, जैसे CO2 हो गया, CO2 का मतलब मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, जो वायुमंडल से निकल वायुमंडल में जा रहा है। द्वितीय प्रदूषक, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो प्राथमिक प्रदूषक जब ऊपर जाते हैं वो वायुमंडल के संगठन से रासायनिक क्रिया करके एक दूसरे प्रकार का प्रदूषक बनाते हैं। अभी उस पर हम आते हैं। पहला प्रदूषक है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस के कई ऑक्साइड होते हैं जो क्या होते हैं, ये सीधे प्रदूषण है। जब हम पहली बार ही इसको वायुमंडल में डालते हैं, उत्सर्जन करते हैं, एमिशन करते हैं, तो ये अपने आप प्रदूषण हो जाते हैं, क्योंकि वायु के घटकों में परिवर्तन कर देते हैं। CO2 की मात्रा बढ़ती, कार्बन मोनोऑक्साइड से कम जुड़ जाता है, कार्बन ऑक्साइड जैसे वायुमंडल में जब जाते हैं इसमें प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोकार्बन से विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन हो गए। एक और हो गया आपका द्वितीय प्रदूषक, इसमें हाइड्रोकार्बन से डिवाइड कर लीजिए। हाइड्रोकार्बन सेकेंडरी प्रदूषक कब बनते हैं, इनका और वायुमंडल का। प्राथमिक प्रदूषक रासायनिक क्रिया, तब ये बनते हैं। वायुमंडल के यौगिक कौन सा है, जल। जल क्या है, यौगिक है, H2O कंपाउंड है, ये कंपाउंड ही तो है, और भी यौगिक है, इसके अभी आगे बताते हैं। तो ये मिलकर क्या करेंगे, प्राथमिक प्रदूषक और प्लस वायुमंडल में जब हम प्राथमिक प्रदूषक वापस जाते हैं, जलवाष्प के साथ मिलकर रासायनिक क्रिया करते हैं तो एक नया प्रदूषक बनता है। अभी इसका एग्जांपल है,
जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है प्लस इसमें ऑक्सीजन मिलेगा, क्या बनेगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। और सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ अगर पानी मिलेगा तो क्या होगा? H2O। क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल का बताओ आप बोलो। H2SO4, यानी कि प्राथमिक प्रदूषण था पहली बार सल्फर डाइऑक्साइड जब ओजोन से मिला तो ये सल्फर डाइऑक्साइड प्लस एक O निकल जाए इसमें, ओजोन नहीं, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बना, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो जब सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा ये पानी से जब इसका मिलन होगा तो क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट। SO4। इसी तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ओजोन से नहीं, O2 से, ऑक्सीजन से, ओजोन से नहीं करवाए, अभी हम लोग नीचे ही हैं। ऑक्सीजन से जब मिलेगी, वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है O2 और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों मिलेगी तो क्या बनेगा? H2O प्लस यहाँ वही मुक्त हो जाएगा। फिर जब ये मिलेगा ये SO3 प्लस H2O तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। रासायनिक प्राथमिक प्रदूषण, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड क्या था? प्राथमिक प्रदूषण था, और प्राथमिक प्रदूषण वायुमंडल के जवाब से रासायनिक रह गया तो कौन सा बना? सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड क्या बना? ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। इसी तरह नाइट्रेट बनता है, एक और प्रदूषण बनता है नाइट्रोजन की क्रिया जब होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं, नाइट्रोजन मिश्र प्रकाशाइड होते हैं। इसकी क्रिया जब किससे होती है? वायुमंडल के ऑक्सीजन है, जलवाष्प है, तो एक तत्व बनता है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। इसको शॉर्ट में पैन कहते हैं। ये यूजीसी ने बार पूछा गया, कई बार पूछा गया इससे पैन क्या होता है। ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है ये। पैन मतलब पैन पूछा गया कई बार। पैन क्या है? पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है नाइट्रोजन से। फिर नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता था? बोलो बताइए। नाइट्रिक अम्ल HO3 नाइट्रिक जो नाइट्रोजन होता है प्लस H2O से मिलेगा तो कैसे बनेगा? इसी से रासायनिक क्रिया के जब ये बनेगा नाइट्रिक एसिड, ये भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट बन गया। और जब यही रासायनिक क्रिया होंगे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जो वायुमंडल से पानी की वर्षा के साथ जब नीचे आता है तो इसी को कहते हैं एसिड है, इसी को कहते हैं अम्ल वर्षा। कार्बनिक अम्ल होता है, कमजोर अम्ल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब H2 मिल जाता है CO2 प्लस H2O। बताओ कार्बनिक एसिड का फार्मूला। कार्बनिक एसिड जो भी हो समझ लेना है। अब ये कुछ ऐसे प्रदूषक होते हैं जिनके स्रोत होते हैं, या तो मैं इस पे लिखवाऊं या आपको ग्रुप में बनाएगा। कौन सा ग्रुप बनाना है? कौन सा ग्रुप है? हमारे ग्रुप में जिसके केवल टीचर्स हैं। उस ग्रुप में हमें ऐड करो, कोई है उसमें? एक लंबी लिस्ट है बड़ी, ये देखिए बहुत लंबी लिस्ट है। सर वो सारे बच्चे जो है ना, सब लोग बने एक ओनली फॉर एडमिन है, मतलब
जिस पर भी हो आप बता दें, उसकी लिस्ट में डाल दूंगा। कंटेंट से बहुत लंबी लिस्ट है, टाइम वेस्ट हो जाएगी। आपको भेज दे रहे हैं। चलो इसको मैं डाल दूंगा, आप आगे चलते हैं। अब ये प्रदूषण समझ गए, प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ता है। अभी तक हम पढ़ रहे थे प्रदूषण क्या है और प्रदूषक क्या है। पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स, इनके टाइप्स पढ़ रहे थे। तो ये प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पर, तो इसकी कुछ वैश्विक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। कौन सी समस्याएं? वैश्विक समस्याएं, ग्लोबल इश्यूज। हाँ, ग्लोबल इश्यूज हो रहे हैं। अच्छा, वैश्विक समस्याएं, ग्लोबल समस्याएं, चिंताएं हो रही हैं। ग्लोबल कंसर्न, ग्लोबल इश्यू होता है। ग्लोबल का मतलब क्या होता है? ग्लोबल इश्यू का मतलब ये होता है किसी देश की सीमा के अगर कोई पोल्यूटेंट्स या पर्यावरण में जो चेंज हम लोग कर रहे हैं तो केवल उस देश तक सीमित न होकर, किसी देश विशेष तक सीमित न होकर ये पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। इसको प्रभावित कर रहा है पूरे विश्व को। ग्लोबल समस्या वो है, चाहे कोई भले एक देश करे लेकिन इससे प्रभावित सारे देश हो रहे हैं। यानी कि वो समस्या केवल उस देश की सीमा तक सीमित नहीं रह सकती बल्कि पूरे ग्लोबल लेवल पर प्रभावित कर रही है। अगर ओजोन डिप्लेशन केवल उसका दोषी अगर अमेरिका है, विकसित देश है, लेकिन उसका प्रभाव केवल विकसित देशों पर नहीं पड़ रहा है, सारी दुनिया पड़ रहा है। जो उसके लिए जिम्मेदार नहीं उनके ऊपर भी पड़ रहा है प्रभाव। इसलिए इसको ग्लोबल इशू कहा जाता है। पार्थिव समस्याएं, ग्लोबल समस्याएं, ग्लोबल समस्याएं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, इसकी समस्या कहां से हुई? ग्रीन हाउस गैसों के वायुमंडल में इंक्रीज होने से। और ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसें कौन उत्सर्जित कर रहा है? ज्यादातर विकसित देश। लेकिन प्रभावित कौन हो रहा है? सभी हो रहे हैं। तो कौन सी समस्या हो गई? ग्लोबल। ग्लोबलाइजेशन में कहा जाता है कोई समस्या जो अपने देश की सीमा तक न सीमित रह गए वो दूसरे तक जाती है, पूरे विश्व को प्रभावित करती है। इसलिए इसको वैश्विक समस्याएं कहते हैं। वैश्विक समस्याएं में जैसे कि पूरे विश्व में पड़ता है, सबसे पहले ओजोन परत का ह्रास, पार्थिव उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, और हो गई आपकी खतरनाक अपशिष्ट निपटान, जीव अंतरण, जीव। जैसे कि अब पर्यावरण जो हमारे न्यूक्लियर प्लांट हैं तो वहां जो अपशिष्ट निकलते हैं, न्यूक्लियर के अपशिष्ट निकलते हैं, उसको हम लोग सही से नहीं अंदर जमीन में डालते हैं तो ये भी बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो चेरनोबिल घटना हुई थी रूस में, तो भारत में रूस से कुछ गेहूं आयात कर रहा था, तो उस गेहूं में रेडिएशन की मात्रा से कुछ वो में रेडिएशन यहाँ तक दिया जाता है। रेडिएशन के एलिमेंट तक जो होते हैं वो वहां से अमेरिका से या रूस से यहाँ तक भी आ सकते हैं। वही न्यूक्लियर घटना घटित होती है, चेरनोबिल घटना घटित हुई थी तो वहां से गेहूं आयात करने के बाद जहां भी गया वहां बात हो सकती है। तो ये ग्लोबल स्तर की समस्या है, अगर इनका एक काम से शुरू करते हैं। ओजोन परत जानते हैं,
ग्लोबल समस्या और बाकी उसमें तो एक एक पर डिस्कस करते हैं। ओजोन परत का ह्रास, पर्यावरण प्रदूषण का जब सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ता है, ओजोन परत का ह्रास। कहीं आने दीजिए। जानते हैं इसका ऑक्सीजन के 3 एटम मिलकर ओजोन बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं और ये वायुमंडल में किसमें पाई जाती है, तापमंडल में। कितने मीटर से कितने किलोमीटर ऊंचाई पर, करीब 25 मीटर से लेकर 50 मीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। 50 मीटर ओजोन पैसा है। ओजोन करती क्या है आखिर, ओजोन जो आती है तो जो यूवी रेज होती है, यूवी इनका साइज जो होता है वेवलेंथ होती है। आप ऐसे ऐसे चलेंगे, वेवलेंथ जानते हो, जो ठीक है, एक क्रेस्ट हो गया, ये क्या हो गया, ट्रफ हो गया। दो क्रेस्ट लीजिए या दो ट्रफ लीजिए, इसकी लंबाई को लैम्ब्डा कहते क्या है, लैम्ब्डा लिखते हैं, वेवलेंथ ये कहते हैं। इनको माइक्रोमीटर मापता है। यूवी तरह के होते हैं, 1.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.4 माइक्रोमीटर तक होती है। इन किरणों में इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है कि अगर ये हमारे वायुमंडल में ये आते हैं तो एब्जॉर्ब हो लेते हैं। O2 एब्जॉर्ब करते हैं, O2 और O प्लस O टूट जाती है। फिर लेकिन एब्जॉर्ब करके प्रोसेस नहीं करते, जैसे हम लोग सोखता है पानी अवशोषित कर लेते हैं। ये सारी ऊर्जा O2 को तोड़ने में और जोड़ने में खर्च हो जाती है। फिर जब इसको तोड़ेगी, O2 को तोड़ेगी तो O प्लस O, और इससे जब एक और प्लस O बन जाएगा फिर O2 बन जाएगी, फिर इससे O बनेगा O3 बन जाएगी। यानी कि ये ओजोन परत, ओजोन में ओजोन से फिर ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन से ओजोन में ये बढ़ती बिगड़ती है। इस प्रक्रिया में वो एनर्जी खर्च हो जाती है जो यूवी के रूप में आती है अल्ट्रावायलेट में। ये सबसे ज्यादा ऊर्जा अगर ये पृथ्वी पर चली जाए, केवल 2 से 3% एनर्जी यूवी किरणें ही हमारी धरती पर आ जाती है, यूवी अल्ट्रावायलेट रेस। बाकी को ये लगभग 99%, 98-99% ये वायुमंडल को अवशोषित कर लेती है, ओजोन गैस। इस तरह से पृथ्वी के छतरी कहा जाती है, रक्षा कवच कहा जाता है ओजोन गैस को। अगर ओजोन गैस हमारे वायुमंडल में न रहे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इस ओजोन गैस की कमी से यूवी किरणें आएंगी धरती पर, और ये धरती जो हमारी है, आइडियल इसका टेम्परेचर है कि 10 डिग्री सेल्सियस है, पूरे औसत टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर सरफेस का, ये बढ़ जाएगा। ये जब बढ़ेगा तो पृथ्वी मनुष्य के रहने लायक, जीवों के रहने लायक नहीं बनेगी। तो ये काम करती है ओजोन करती है। लेकिन ओजोन को हम लोगों ने प्रदूषण के कारण कोई भी प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। प्रदूषण क्या है, ओजोन की मात्रा कम होने लगी, हमारा नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा। ये कौन सा प्रदूषण हो गया, एक तरह से ओजोन का प्रदूषण हुआ। ओजोन कमी हुई, यूवी रेज ज्यादा आने लगी, हमारी धरती का टेम्परेचर, तापमान बढ़ने लगा। जब तापमान बढ़ने लगेगा तो तमाम तरह की एक श्रृंखलाबद्ध समस्याएं उत्पन्न होती है। एक समस्या नहीं होगी, पृथ्वी पर यूवी किरणें आने से एक समस्या नहीं होने वाली है, श्रृंखलाबद्ध समस्या उत्पन्न होगी। एक समस्या उससे रिलेटेड है, दूसरी समस्या उससे रिलेटेड, तीसरी समस्या उससे रिलेटेड, चौथी समस्या। पहली समस्या ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग का आप देखते हैं आइस मेल्ट होगी। जब आइस मेल्ट होगी तो सी लेवल ऊपर आएगा, सी लेवल ऊपर आएगा तो समुद्र के किनारे के जो एरिया है वो डूब जाएंगे। बड़े बड़े शहरों से कलकत्ता, मुंबई जैसे बहुत सारे, दुनिया की 60% आबादी 50 किलोमीटर के दायरे में समुद्र के किनारे रहती है। ये पीने की पानी कम हो जाएगा, जो मीठा जो समुद्र के किनारे पीते हैं। जब सागे जब ऊपर बढ़ेगा तो उसमें जाएगा, स्थल खंड में जाएगा, उसपे जब स्थल खंड में जाएगा तो वहां का जो मीठा जल होगा क्या बदल जाएगा, खारे जल में बदल जाएगा। पानी पीने की समस्या होगी। जो जमीन किनारे, शहर के किनारे पर क्या होता है, समुद्रों के किनारे पर जिसमें खेती बाड़ी हो रही है वो पानी में डूब जाएगी, खेती की जमीन कम होगी, खाद्यान्न की समस्या होगी कि नहीं होगी।
बाढ़ की समस्या होगी, जनसंख्या विस्थापित होगी, तो कई समस्याएं हो रही हैं, अनगिनत समस्या, श्रृंखलाबद्ध समस्याएं खड़ी हुई हैं। ओजोन पोल्यूटेंट्स नहीं है, प्रदूषण का ही नहीं, ओजोन का प्रदूषण, एयर का पार्ट आती नहीं, पार्टी आती है। अब ओजोन प्रदूषण नहीं कह सकते इसको, ओजोन का प्रदूषण, इसको ओजोन डिप्लीशन कहते हैं, ओजोन क्षरण कहते हैं, कमी हुई। अब ये बताइए CO2 इंक्रीज कहेंगे, अब CO2 प्रदूषण नहीं कहेंगे। हमने पहले बताया कि प्रदूषण किसी भी घटक में जो रचक है, प्राकृतिक रचक में, या तो उसको कम करते हैं या ज्यादा करते हैं, और उसका पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ने लगता है, फिर वो प्रदूषण हो जाता है, वही प्रदूषण कहलाता है। तो ये सभी चीजें, ये मेरी बात सुनिए, ये सभी चीजें के वायु प्रदूषण में आ जाएगी, क्योंकि ये वायु का पार्ट है। ओजोन, ओजोन CO2 किसका पार्ट है? वायु का पार्ट है। ये वायु प्रदूषण हो गया, स्पेशली इसको ओजोन प्रदूषण नहीं कहेंगे, हमने अलग से ओजोन डिप्लीशन कह दिया, या अलग से इसको CO2 ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि कह दिया हमने। ओवरऑल ये वायु प्रदूषण है, सब जिसमें भी, क्योंकि हम एक पार्ट मानते हैं एयर, हमने 3 पार्ट माने, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। वायु हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है कि एक दिन में हम लोग 550 लीटर ऑक्सीजन लेते हैं, 550 लीटर ऑक्सीजन पर डे अपने अंदर इनहेल करते हैं, निकालते हैं वायु। और ये सब क्या है? वायु का पार्ट है। जो वायु का पार्ट है, तो जब किसी भी वायु के पर्यावरण किसी भी घटक में या तो कमी हो या उसमें वृद्धि हो, वो प्रदूषण हो जाएगा। अभी तो हम आने तो दीजिए ना, अभी आने दीजिए, यहाँ पे हम आने जाते हैं। ये तो प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये तो बैलेंस बना रहता है यहाँ पे। आप 1 मिनट बैठ जाइए, मैं आ रहा हूँ यहीं पे। ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया करने से ओजोन गैस का होता है, जो वायुमंडल में यहाँ पे खर्च हो जाती है, वो धरती पर नहीं आने जाती। ये प्राकृतिक प्रक्रिया बैलेंस होने लगती है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? CFC गैस, CFCS, तो CFCS क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस एक बनाया, ये जहां से निकलती है हम लोगों ने बनाया, वो जिसके स्रोत आगे मैं बताऊंगा। इसमें से जब ये ऊपर जाती है, CFC गैस ऊपरी भाग में जाती है, तो इसमें क्लोरीन, क्लोरीन और कार्बन, ये तीनों अलग हो जाते हैं। अब जिस क्लोरीन का फार्मूला बताइए, इसका क्या होता है? वैलेंसी कितनी होगी इसकी? वैलेंसी 2 होगी, 1 होगी। सॉरी, क्लोरीन का C, क्लोरीन को क्या लिखेंगे? Cl लिखेंगे। इसका प्रमाण क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। तो इसके पहले में 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, दूसरे में कितने हो जाएंगे? 8, तीसरे में 7 बचे, और ओजोन हो गया O3। जब ये ले लेगा तो इसके साथ ऑक्सीजन राजधानी के O2 और C ये बचे। तो ओजोन को तोड़ने का काम क्लोरीन करती है, और CFC जब जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, तो ये नीचे तो कोई हानिकारक नहीं होती, लेकिन ये ऊपरी वायुमंडल में 2-4-7 साल में जब ऊपर बोलती है समताप मंडल में, तो ये तीनों चीजें CFC से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन अलग, क्लोरीन अलग और क्लोरीन अलग हो जाती है। जब क्लोरीन आपको ओजोन से मिलती है, वो 30 है प्लस क्लोरीन, तो रासायनिक क्रिया करके O2 और प्लस ClO क्लोरीन ऑक्साइड बना देती है, और फिर ओजोन का डिप्लीशन होता है। एक तो ऊपर से ओजोन टूट रहा, तो वो नेचुरल प्रक्रिया है, वो प्रकृति बैलेंस कर लेती है। लेकिन जो हमने नीचे से शुरू किया प्रक्रिया, वो प्रकृति बैलेंस नहीं कर पा रही है। अब बात समझ भाई? सर का सवाल अलग है। क्या सवाल है? सतह पे ये तो जहरीली गैस है, यहाँ पे नीचे ओजोन गैस है, ये तो जहरीली गैस है, लेकिन
वायुमंडल में इसलिए हमारे लिए फायदेमंद है कि यूवी किरणों को रोकती है। हम वहां सांस लेने बढ़ जाएगा तापमान हमें हम धरती पर रहते हैं ना, हम जब सांस लेने जाएंगे संपात मंडल में, अगर हवाई जहाज से भी जाएंगे तो हवाई जहाज नहीं खुलेगा कि हम बाहर में सांस लेंगे, क्योंकि एयर उसमें नहीं होता है, ऑक्सीजन तो उसमें सब लगे होते हैं। हम संपात मंडल में सांस लेने नहीं जाएंगे कि हमारे लिए जहरीली, यहाँ जहरीली नहीं, क्योंकि हम यहाँ नहीं रहते हैं। कोई भी बैक्टीरिया मैक्सिमम ऊंचाई तक बैक्टीरिया 8 किलोमीटर तक पाई गई है। बैक्टीरिया की ऊंचाई वायुमंडल में 8 किलोमीटर तक बैक्टीरिया, भाई 8 किलोमीटर ऊपर तो बैक्टीरिया भी नहीं पाई जाती है, उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। और संताप मंडल में ऊंचाई 25 किलोमीटर के ऊपर ओजोन पाई जाती है, 25 से 50 पाई जाती है। तो हम वहां रहेंगे नहीं, कोई जहरीली रह जाए से क्या मतलब है, हमको दूसरी तरह से फायदा पहुंचाएगी। बात समझ में आई? जब वो सतह पे ओजोन आ जाएगी, सतह पर हम लोग जिस तरह से ओजोन गैस फैक्ट्री में बनाएंगे, ओजोन सतह पे नहीं बनती है, लेकिन हम बना सकते हैं उसको। जब बनाएंगे वो हमारे लिए जहरीली हो जाती है। लैब में हमने ओजोन गैस को बनाया, लैब में बनाया, यहाँ अगर हम इनहेल कर लिया, सांस के अंदर चली गई, तो यहाँ पे सतह पे जहरीली है, जहरीली वहां पर भी है, लेकिन हम वहां रहने थोड़ी ज्यादा संताप मंडल में 25 किलोमीटर ऊंचाई रहेंगे ना, 5-6 किलोमीटर ऊंचाई पर जाओगे तो नाक से खून आ जाएगा। पहाड़ों पर 5-6 किलोमीटर ऊंचाई पर जाएंगे तो आप नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, आप नहीं रखेंगे, नाक से कान से खून आ जाएगा। क्यों जाएंगे संताप मंडल में रहने, ऑक्सीजन उसका ओजोन को टेस्ट करने के लिए जाए, जरूरत है? आप सतह पे रहते हैं, मनुष्य सतह पे रहता है, कितनी ऊंचाई पर रहता है? मैक्सिमम 6-7 किलोमीटर ऊंचाई पर। पहाड़ों को जोड़ लेंगे तो आईटीबी तो तो बात समझ आई? सतह पे जहरीली है हमारे लिए, नो डाउट, लेकिन हम संताप मंडल में रहते नहीं तो जहरीली नहीं जाए, कुछ भी रहे। आया क्लोरीन छोड़ देते, ये ओजोन गैस के जो अणु होते हैं उड़ जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, 15 से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक होते हैं। अब ये संताप मंडल में जब ओजोन होते टूटती रहती है, इसकी सर्वाधिक सांद्रता स्टोरेज होती है इसका 300 ppb, ppb पार्ट पर बिलियन, यानी कि बाकी कण अगर 1 बिलियन है, 1 बिलियन कितना होता है? 100 अरब, 100 करोड़, 1 अरब में 300 करोड़ ओजोन के रहेंगे। 100 करोड़ है सर, 1 अरब या 100 करोड़, तो कितने रहेंगे? 300 ppb, यानी कि ओजोन के मात्र 300 कण रहेंगे, 1 अरब में 300 कण ओजोन रहेंगे। इसको ppb मापते हैं, गैस को मापने का तरीका है। एक ppm होता है, ppm पार्ट पर मिलियन, 10 लाख, 10 लाख में 1 कण, 1 ppm मतलब 10 कण। ओजोन को मापने की इकाई होती है डॉप्सन। 1 डॉप्सन बराबर 1 ppb, 1 डॉप्सन बराबर विद्यमान है 1 ppb। मैक्सिमम इसकी जो सांद्रता होती है 300 ppb मैक्सिमम। और 1 ppb बराबर 1 डॉप्सन बराबर 1 ppb, इसको यूनिट है। एक विद्वान का डॉप्सन, उन्होंने इसकी माप की थी। समझ में? ppb वो डॉप्सन, इसकी कई डॉप्सन होती हैं, ये पेपर टीचर पूछा गया सवाल डॉप्सन। ओजोन को मापने की इकाई क्या है? पार्ट पर बिलियन, यानी कि 100 अरब, ये कहां से पता जा रहा है? करोड़, 10 करोड़, अरब। अगर
इतने कण हैं, उसमें से 300 कण ओजोन में रहेंगे। वायु के इतने कणों से 300 कण रहेंगे। कैसे मापेंगे सब मिक्सर को? दूध में कितना पानी में दूध में कितना पानी मिलाएगा, कैसे मापेंगे? रेशियो निकालेंगे, कोई रेशियो निकालेंगे 25% 10%, ये रेशियो है कि इतने कण हैं एयर में, हवा के, उसमें कौन से कण, जो भी कण होंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी है, हाइड्रोजन, हीलियम, उसमें से इतने कण ओजोन के पाए जाते हैं। और एक ओजोन, एक डॉप्सन बराबर, आपने बताया डॉप्सन 1 ppb। 1957 में पहली बार इसकी मापा गया था डॉप्सन द्वारा, तो ये इसकी मापन प्रारंभ किया गया था। और 1785 में दक्षिणी ध्रुव को देखा गया था, तो 1970 में। उन्नीस सौ सत्तावन में मापन मेजरमेंट मापन प्रारंभ। 1970 में देखा गया दक्षिणी ध्रुव पे, तो इसकी मात्रा थी 300 डॉप्सन यूनिट, 300 DU डॉप्सन यूनिट पड़ेगा, पीपी भी नहीं पड़ेगा, डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट थी, DU में दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं होगा, DU में दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं। 1984 में घटकर हो गई थी, 1984 फिर 57 में इसका मापन प्रारंभ किया। 1970 में ये 300 DU थी, यानी कि मैक्सिमम सीमा पर थी। 1984 में 200 DU हो गई डॉप्सन यूनिट, फिर ये 1988 बड़ी डॉप्सन यूनिट हो गई। दक्षिणी ध्रुव पर ये मापी गई थी, दक्षिणी ध्रुव पर मापी गई, इसकी मात्रा डॉप्सन इकाई मापी गई एयर में। ये कहते हैं ओजोन छिद्र हो गया। ओजोन छिद्र नहीं हो सकता। चलिए पता है पानी में आप छेद कर सकते हैं, पानी में डंडा डाल के छेद कर सकते हैं, कपड़े में छेद हो जाएगा, पाइप निकाल के भी करो छेद कर देखो, जैसे दीवार में छेद निकालो, छेद बना रहा है, निकाल लीजिए छेद करके, पाइप डाल के नहीं रखिए और निकाल लीजिए, छेद करके निकालिए। इसकी मात्रा कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते छेद, गैस में भी छेद नहीं कर सकते। वहां की ओजोन परत इसलिए गई कि वो इतनी पतली हो गई थी, छीनी हो गई थी, उसी को ओजोन छिद्र कहा गया। तो दक्षिण ध्रुव का है ये 300 DU डॉप्सन यूनिट से 200 डॉप्सन यूनिट हो गई है, तो इसकी परत, इसकी मात्रा इतनी कम हो गई थी, इसको ही ओजोन छिद्र कहा गया। पानी को हटा नहीं सकते, हटा के छेद करते हैं, कपड़े में छेद कर देते हैं, हो जाता छेद, दीवार में छेद करने के छेद हो जाएगा, छेद बना रहेगा। खाली पाइप हटा लीजिए, ठीक है, पानी से छेद हो जाएगा, पाइप से पानी में, लेकिन जैसे हटाए वो छेद बंद हो जाएगा। एयर में छेद नहीं हो सकता, ओजोन छिद्र इसलिए कहा गया, इसकी पतली परत बनी है, इसी को ओजोन छिद्र कहा गया। वास्तव में हवा में छेद कैसे हो सकता है भाई? छोटे छेद इसमें केवल ठोस चीज में छेद हो सकता है, छिद्र, होल या छिद्र किसमें हो सकता है? कोई ठोस चीज है, पानी तरल है, वायु तो गैस नहीं है, तो गैस में कहां छेद कर सकते हैं? तो छेद उसी का है कि इसकी डॉप्सन बहुत कम हो गई, ओजोन की परत बहुत कम है, इसी को ओजोन, इसको उपग्रहों का इसकी पुष्टि की गई थी। 1974 में मारिया मोलिना और एफ शेरवुड रोलैंड, इसको नोट कर लिया जाए। 1974 में मारिया मोलिना एफ शेरवुड रोलैंड
नहीं, पहली बार इन्होंने सुझाव दिया कि ओजोन का जो क्षरण होता है वो सीएफसी से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। ये पहली बार उन्होंने कहा था। तो ये दो विद्वान थे, मारिया कोलिना तथा एफ सेरुरोडाइट ने पहली बार 1974 में कहा कि ओजोन का जो क्षरण है, डिप्लीशन है, वो किससे हो रहा है? सीएफसीएस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। इनका स्रोत क्या है? सीएफसी का कहां से उत्पन्न होता है? ये तो हमारे द्वारा बनाई गई है, नेचर ने तो कभी बनाया नहीं इसमें। नेचुरल वे में सीएफसी गैस 1974 के बाद, उसके 1950 के पहले जाएंगे तो सीएफसी गैस तो थी ही नहीं। इसको तो हमने उत्पन्न किया है और उत्पन्न करके कहां पहुंचा दिया? वायुमंडल में पहुंचा दिया और वहां पे नुकसान पहुंचाने लगी। प्रकृति के घटक में हमने परिवर्तन कर दिया, वो नुकसान पहुंचाने लगी, ओजोन को डिप्लीशन करने लगी। ओजोन का डिप्लीशन होने से अब क्या होने लगा? ग्लोबल वार्मिंग होने लगी, तमाम तरह की अल्ट्रावायलेट रेज आने लगी। तो इसमें देख लीजिए सीएफसी का कहां से होता? सेविंग क्रीम जो दाढ़ी शेविंग करते हैं, सीएफसी उसमें से निकलती है। शेविंग क्रीम, हेयर स्प्रे, क्या होता है? हेयर स्प्रे, हाँ वही है हेयर स्प्रे, निर्गंधी कारक, पेंट, कीटनाशक, स्रोत उसी का स्रोत बता रहा हूं। औषधि का सीएफसी कहां से निकलती है? तो शेविंग क्रीम जो होता है, फोम जो बनता है, उसमें सीएफसी निकलती है। शेविंग क्रीम, हेयर स्प्रे, पेंट, उसके बाद कीटनाशकों के पैकेजिंग में स्प्रे कैन जो होता है, इसे स्प्रे नहीं करता, कैन स्प्रे कैन होता है, उनके नोदक जो होते हैं, स्प्रे कैन के नोदक। इसके अलावा रेफ्रिजरेशन, फोम, फर्नीचर और बेंडिंग पैकेजिंग, बेंडिंग जो होता है फर्नीचर, बेंडिंग जो फर्नीचर बहुत सारे फोमों के बन रहे हैं उसमें, लकड़ी के फर्नीचर से नहीं, उससे जो आर्टिफिशियल फर्नीचर बन रहे हैं उसमें से निकल रहे तमाम तरह के प्लास्टिक के तमाम क्या सब आते हैं, इन्हीं से निकलता है। इसके अलावा हेलोजन गैस, हेलोजन गैस कौन सी होती है? आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो सातवें ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन, और ब्रोमीन, फूल कली बरसों दिन आते, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सब होता है। ये हाइड्रोजन गैसें कही जाती हैं। ये हाइड्रोजन गैसें भी जाके ओजोन को तोड़ती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्लोरीन सीएफसी में होती कि नहीं होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन में हाइड्रोजन गैस सातवें ग्रुप में, आप उसमें पढ़े होंगे फार्मूला क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ा है आपने? ये 8वां ग्रुप है, 7वां क्या कहेंगे इसको? ग्रुप। इसमें कौन सी गैसें होती है? नोबल, इनर्ट। इसमें कौन सी गैसें होती हैं? जिनकी वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। चार्कोजेन किसको कहते हैं? ये ऑक्सीजन वाला ग्रुप, चार्कोजेन। ये गैसें भी ओजोन को तोड़ती है जाके। एक क्लोरीन के अनियमित कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरोएथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरोएथेन। ट्राइक्लोरोएथेन। और विलायक में जो ड्राई क्लीनिंग करते हैं, आपको क्या पता है ड्राई क्लीनिंग करते हैं कपड़ों का? जो ड्राई क्लीनिंग करते हैं उसमें जो गैस होती है उससे भी ओजोन की एनर्जी निकलती है, सीएफसी। ये नीचे क्या होती है? ओजोन सीएफसी क्या होती है? ये नीचे क्रियाशील होती है और इसका जीवन काल 74 से 140 वर्ष तक होता है। 74 से 140 वर्ष तक ये रह सकती है वायुमंडल में, 140 तक रह सकती है।
74 से लेकर 40 वर्ष तक ये उसी रूप में रह सकते हैं। बताया ना, डिग्रेडेबल, नॉन डिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल कैसे होते हैं? जिनको कुछ ही समय, थोड़े समय, साल, 2 साल, 3 साल में उसको डिकम्पोज करके बैक्टीरिया क्या करती है? उसको सड़ा करा देती है, उसको अलग अलग कर देती है, तो फिर पर्यावरण में घुल मिल जाता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल में होता है जिसको बैक्टीरिया उसको सड़ा करा नहीं पाती है, वो लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में बनी रहती है, तो ये लंबे समय तक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जैसे प्लास्टिक हो गया, सीएफसी गैस हो गई, आपके रबड़ हो गया, क्या हो गया? सब नॉन बायोडिग्रेडेबल गैस है, और ये लंबे समय तक वायुमंडल में बनी रहती है। उसी में से सीएफसी भी है, 140 74 वर्ष मिनिमम, मैक्सिमम 140 वर्ष तक रहती है। ये नीचे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन जैसे ऊपर पहुंचती है ओजोन समताप मंडल में, वहां सूर्य की किरणों से विखंडित हो जाती है। मैंने कहा कि सूर्य की किरणों से ओजोन विखंडित होती है, होती है तो O2 और OH होती है। इसके CFC होती है, ये भी क्लोरीन और कार्बन में अलग हो जाती है। फिर ये इससे रासायनिक क्रिया करके O3 को तोड़ देती है, नीचे से, ऊपर से भी टूट रही है, नीचे से भी टूट रही है। अब क्या होगा? ऊपर जाने के बाद जो गैस अधिक ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो विकिरण द्वारा सीएफसी गैस खंडित हो जाती है, उसमें से क्लोरीन अलग हो जाता है, और फिर क्लोरीन ओजोन से रासायनिक क्रिया करके ऑक्सीजन और क्लोरीन ऑक्साइड में बदल देता है, और ओजोन का नीचे से तोड़ने का काम करता है। यानी कौन सी गैस तोड़ती है? कार्बन, क्लोरीन। ओजोन को कौन सी तोड़ दिया है? क्लोरीन। जानिए, कई बार इसका सवाल पूछा गया है, क्लोरीन ही है जो उसको तोड़ती है। हाँ, अभी आया नहीं। यहाँ पे होता है कि जब पहले बात तो उत्तरी गोलार्ध में होता है, अभी आपने ये पढ़ा चीज पढ़ा, ग्लोबल समस्या है, तो ये ग्लोबल इश्यूज होते हैं, तो ये ऐसी चीज होती है कि किसी देश की सीमा से बंधे नहीं होते हैं। उत्पन्न तो एक जगह होते हैं, लेकिन ये प्रभावित पूरे दुनिया को करते हैं। ओजोन गैस को सीएफसी गैसों का उत्सर्जन उत्तरी गोलार्ध में होता है, लेकिन ओजोन के पेशन दक्षिण गोलार्ध में ध्रुव के ऊपर होता है। तो दरअसल गर्मियों में सर्दियों में होता है, जब पवनें चलती हैं तो ये ओजोन का ये विषुवत रेखा के ऊपर होता है, प्रवाह द्वारा वो दक्षिण तरफ चले जाते हैं, उधर की गैसें इधर आ जाती है। ओजोन गैसें उत्तरी गोलार्ध में डिप्रेशन हुआ और प्रवाह द्वारा ये वायु की मात्रा पूरा दक्षिण गोलार्ध में चली गई और उधर से उत्तरी गोलार्ध में हट गई। वहां से अभी तक सफिशिएंट पर्याप्त कारण इसके बारे में नहीं दिया गया कि वास्तव में दक्षिण गोलार्ध में हो जाती है। पवन प्रवाह द्वारा ऊपरी वायुमंडल में, पवन प्रवाह द्वारा उत्तरी गोलार्ध की पवनें ऊपरी वायुमंडल में मिक्स होती रहती है, इधर से उधर जाती रहती है। इसका रीजन यह है कि धरती पर विषुवत रेखा पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा अधिक होता है और यहाँ पे कम होता है, इधर पे कम होता है, लेकिन प्रकृति ये प्रयास करती है कि टेम्परेचर हर जगह बराबर हो जाए। इसके लिए प्रकृति दो तरह का काम करती है, सागरों में धाराएं चलती हैं और सतह पे हवाएं चलती हैं। हवाओं के माध्यम से टेम्परेचर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर ध्रुवों का इधर आता है, इधर आता है, तो ये ऐसे मिक्स हो जाता है ऊपरी वायुमंडल में। और थोड़ा सा क्लाइमेटोलॉजी पढ़े होते तो वहां पे आपको ज्यादा क्लियर होता है, उससे डाइवर्जन हो जाएगा, फिर डाइवर्जन हो जाएगा। इसको मैं अगला टॉपिक होगा जाएगा, उसको फिर थोड़ा सा इसका महत्व समझ लीजिए। तो ये हो गया, थोड़ा सा खत्म करते हैं, इसके प्रभाव पर लिख लेना भाई। तो ओजोन परत का ह्रास होता है, ओजोन की सांद्रता कम होने पर पराबैंगनी किरणें धरती पर आती है, मानव स्वास्थ्य के लिए, पौधे, सूक्ष्मजीव सबके लिए हानिकारक होती है। मनुष्यों और जानवरों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है लिख लीजिए। सफेद मोतियाबिंद ओजोन गैस अल्ट्रावायलेट आएगी, जब ओजोन का विस्तार हो जाएगा तो यूवी आएगी, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? सफेद मोतियाबिंद, त्वचा कैंसर, रोग प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास, संक्रामक रोगों का खतरा,
चमड़ी के लोगों को, गोरी चमड़ी वाले लोगों को गैर मेलेनोमा कैंसर, गैर मेलेनोमा कैंसर, गोरी चमड़ी वाले लोगों को मेलेनोमा कैंसर, खाली मेलेनोमा कैंसर, गैर मेलेनोमा कैंसर। अब गोरी चमड़ी वाले जो यहाँ के लोग पहले गोरा ना समझे, वो अंग्रेजों के लिए लागू होता है। यहाँ के लाए जितने गोरे लोग सब काले ही मानते हैं लोग। असली पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यूवी विकिरण से उनका जो शरीर क्रियात्मक रचना है पौधों का वो बदल जाएगा। क्रियात्मक पौधों पर क्रियात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रजाति संगठन एवं जैव विविधता का ह्रास होगा। प्रजाति एवं जैव विविधता का ह्रास होगा। जलीय जीवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जलीय जीवों पर प्रभाव, जलीय तंत्र पर प्रभाव, जो सबसे जो पानी में जो जीव होते हैं खाली श्रृंखला में पादप प्रभाव होते हैं। जो पानी में जीव होते हैं कैसे निकलते हैं? पादप प्लवक होते हैं। पादप प्लवक ये होते हैं, पादप प्लवक होते हैं। जब अल्ट्रावायलेट रेज आती है तो ये पादप प्लवक नष्ट हो जाते हैं। अब पादप प्लवक को खाती है छोटी मछलियां, छोटी मछलियां खाती है बड़ी मछलियां, उनको खाते हैं। फिर इन पर क्या आते हैं? पक्षी भी खाते हैं। तो सागर की आहार श्रृंखला प्रभावित हो जाएगी। जैसे ही भोजन पादप प्लवक नष्ट होंगे ये सब तो कई तरह से ओजोन डिप्लीशन का प्रभाव पड़ता है। सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग। जब अल्ट्रावायलेट जाएगी तो उसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। जब ऊर्जा ज्यादा होगी तो टेम्परेचर भी कम बढ़ेगा। वो अगला टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग में, इसके बाद जो ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। इसको बंद कर दो।